औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ FBR, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 16 to 18 पॉइंट्स हैं जो हमने करने हैं आउट ऑफ ये हमारे पास जो है 25 पॉइंट्स है। ये 25 पॉइंट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमने इसमें से 18 to 20 पॉइंट्स जो है वो याद करने हैं। और अगर हमें 18 पॉइंट्स याद होंगे, 20 पॉइंट्स याद होंगे, तो फिर हम जाके उसमें से मैक्सिमम 16 या 18 पॉइंट्स जाके क्लियर कर सकेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने 8 पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी किया था और उसके बारे में बताया भी था, वो आपका लेक्चर नंबर 10 था। अब ये वाला जो आपका लेक्चर है ये आपका लेक्चर नंबर 11 है। इसमें जो पॉइंट नंबर 9 है बेटा, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर, यानी बुक का आपका जो पेज नंबर 353 चल रहा था और उससे ऑनवर्ड ये 354 अब चल रहा है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यू भी FBR के पास ये अथॉरिटी होती है, ये FBR के पास पावर है कि अगर किसी पर्सन की एसेट्स की असेसमेंट करनी है, किसी पर्सन की बिजनेस की असेसमेंट करनी है, तो उसके लिए वैल्यूअर होता है। वैल्यूअर वो होता है जो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करता है, ठीक है, उसे वैल्यूअर कहा जाता है। उस वैल्यूअर को भी FBR क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद है अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये पॉइंट हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जब हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे जिसके ऊपर हमें डिडक्शन मिलती है, उसमें मैंने एकेडमी की भी एग्जांपल दी थी। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बेटा वो होते हैं जो खैराती मकासद के लिए काम करते हैं, लाइक ED, इस तरह और कई NGOs हैं जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है, तो उस सूरत में उस इदारे को चैरिटेबल करार देना, ये अथॉरिटी भी FBR के पास होती है। अगर उसको चैरिटेबल करार दिया जाएगा तो इसका मतलब है फिर उसके ऊपर कल को टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसको कोई इनकम होती है, ठीक है, उसके और मुख्तलिफ तरह के जितने भी आमदन वगैरह के ज़राए हैं, वो जो भी है उसके ऊपर फिर क्या होगा, टैक्स वगैरह नहीं होगा, लाइक डोनेशंस वगैरह जो भी उसको मिलेंगी। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी इदारे को चैरिटेबल करार देना, इसकी जो अथॉरिटी है, इसकी जो पावर है, वो भी FBR के पास है। उसके बाद बेटा है कि पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जेम्प्ट इनकम। इसमें बड़ी रीजनेबल एग्जांपल है मेरे पास। शायद अगर मैं खुद प्रैक्टिस ना कर रहा होता तो मैं आप लोगों को इतनी बेटर एग्जांपल ना दे पाता। आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी है कि एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अगर किसी ने अपनी एग्जेम्प्ट इनकम डिक्लेयर कर दी है, उस एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में फिर FBR इंफॉर्मेशन मांगता है आपसे कि अगर आपने एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट किया है और आपने अपनी रिटर्न के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम शो की है, तो FBR के पास एक अथॉरिटी है बेटा कि वो आपसे आपकी उस एग्रीकल्चरल इनकम के रेलेवेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ये इनकम कौन सी आपकी ज़मीन है, उस ज़मीन के आप हमें कागजात दें। उस ज़मीन के कागजात से पता चलेगा कि ये ज़मीन कितने कैनल है, ठीक है, और उसके बाद ये ज़मीन किस जगह पे वाक़या है, क्या इस ज़मीन पे वाकई कोई फसल वगैरह इस तरह, ठीक है, पहले बोई गई है फिर काटी गई है। तो मतलब अगर आपने कोई इनकम लाइक एग्रीकल्चरल इनकम ही है जिसको अगर हम एग्जाम्प्ट करार देते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में FBR हमसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड कर सकता है, जिसको पॉइंट कहा जाता है पावर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जेम्प्ट इनकम। उसके बाद है जी मेक रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिशनर। जैसे कि मैंने भी प्रैक्टिशनर की रजिस्ट्रेशन ली है, ये मार्च 15 को मतलब मेरा जो था मुझे लाइसेंस वगैरह जो है वो मिल गया है। तो मैंने पहले प्रैक्टिस की, 2-3 साल मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया। जब किसी इनकम टैक्स का जो लॉयर होता है, ठीक है, जिसे इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर कहा जाता है, ITP कहा जाता है, उसको अगर रजिस्टर्ड करना है FBR ने अपने पास, कि FBR में वो रजिस्टर्ड होने का मतलब है जिस तरह एक वकील हाई कोर्ट से अपना एडवोकेट का लाइसेंस लेता है, इस तरह FBR से मतलब लाइसेंस मिल जाता है एक तरह का कि आप कल को क्या कर सकते हैं, टैक्स मैटर्स को डील कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह के, ठीक है, या किसी भी कंपनी के आप अकाउंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं तो आप उनके बारे में कल को जो केस है वो, ठीक है, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रैक्टिशनर्स हैं इनको रजिस्टर्ड कराने का जितना भी प्रोसेस है, ये सारा जो अप्रूवल देनी है ये कौन
कौन देता है? ये भी FBR ही देता है। उसके बाद है अप्रूवल ऑफ फंड्स। आपने पढ़ा था ना, प्रोविडेंट फंड में भी पढ़ा था, अप्रूव प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब ये जो फंड्स होते हैं मुख्तलिफ इदारों के अंदर, अगर इसके लिए अप्रूवल देनी है तो वो अप्रूवल भी कौन देता है? वो अप्रूवल भी FBR देता है। FBR के अलावा कोई और उसकी अप्रूवल नहीं देता। मतलब अगर कोई इदारा फंड के लिए, अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए एक फंड बनाना चाहता है और उस फंड के लिए वो FBR को एप्लीकेशन देते हैं, थॉरोली एप्लीकेशन दी, उसको कंप्लीट फिल किया, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है, तो फिर अगर FBR सेटिस्फाइड होता है तो वो क्या कर देता है? फंड को अप्रूव कर देता है। उसके बाद है जी सर्कुलर इशूड बाय बोर्ड। टैक्स पेयर की गाइडलाइंस के लिए और ऑफिशियल्स की गाइडलाइंस के लिए, बिजनेसमैन वगैरह के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए, और ये जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, इन सब को गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए FBR अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या करता है? सर्कुलर्स जारी करता है। सर्कुलर के अंदर जो चेंजिंग्स आती है, अमेंडमेंट्स जो आती है कानून के अंदर, उनके बारे में क्या किया जाता है? सर्कुलर जारी कर लिया जाता है। जो लोग इन प्रैक्टिस होते हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, बिजनेसेस वगैरह है, ताकि उनको पता चल जाए कि क्या है। जैसे अभी रिसेंटली हुकूमत ने जो कोविड-19 की वजह से उन्होंने कहा कि जी जो भी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म रिलीफ फंड है उसमें जो भी बंदा पैसे जमा करवाएगा उससे उसकी उस आमदन के बारे में, उस पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद एक और उन्होंने कहा कि आप इस पीरियड के अंदर जितनी मर्जी प्रॉपर्टी खरीदे और बेचे, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं है। तो इसके लिए बाकायदा FBR ने क्या किया? सर्कुलर जारी किए हैं, जिनको पढ़ के हम मजीद गाइडलाइंस क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट। अगर किसी बंदे ने कोई इनकम एक्सप्लेन नहीं किया है, अगर एक बंदा 2-3 सोर्सेज से इनकम कमा रहा है लेकिन उसने 2 सोर्सेज की इनकम बता दिया, थर्ड सोर्स वाली इनकम नहीं बताई, एसेट्स 4 प्लॉट थे, 3 प्लॉट बता दिया, 1 प्लॉट नहीं बताया, और FBR को इंफॉर्मेशन मिल गई, FBR को पता चल गया कि इस बंदे का एक और भी प्लॉट है। और FBR को कैसे पता चलता है? जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जब रजिस्ट्री आपके नाम पे चढ़ जाती है तो आपका डाटा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, ठीक है, या आपका गाड़ी की सूरत में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, और उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करते हैं तो उसका डाटा भी हमारी, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो वहां से पता चल जाता है, फिर FBR वहां से इंफॉर्मेशन लेता है, डाटा लेता है, फिर उस टैक्स पेयर को नोटिस भेज देता है कि आपके तो ये प्लॉट था, ये था आपके नाम पे, इस डेट पे हुआ, और आपने ये अभी तक रजिस्टर्ड, मतलब इसको डिक्लेयर नहीं किया अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, इसको आपने शो नहीं किया अपने असासों में। तो इसके लिए भी FBR क्या कर सकता है? रूल्स जनरेट कर सकता है। उसके बाद है अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। अगर मिसाल के तौर पर एक इनकम डिराइव करने में 2 से ज्यादा अखराजात हुए हैं, एक इनकम को डिराइव करने में 2 से ज्यादा अखराजात हुए हैं, तो उस सूरत में उन अखराजात को क्या करना है? डिवाइड करना, कि कितना पोर्शन इनकम का इस एक्सपेंडिचर में चला जाए और कितना पोर्शन इस एक्सपेंडिचर में चला जाए। उसके लिए जो रूल्स बनाता है वो रूल्स भी FBR ही बनाता है। 17 पॉइंट है जी अप्रूवल ऑफ 2 लीजिंग कंपनीज एंड मुडारबा। लीजिंग कंपनीज और मुडारबा कंपनी वो होती है जिसमें एक फरीक सरमाया लगाता है और दूसरा फरीक क्या करता है? अपनी हुनरमंदी की बुनियाद पर अपनी खिदमत फराहम करता है। तो मुडारबा कंपनीज हो गई या जो लीजिंग कंपनीज हैं, इनको अप्रूव करना, इन कंपनीज को अप्रूवल देना, ठीक है, और किसके लिए अप्रूवल देना? डिडक्शंस वगैरह इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि इन बिजनेस में से कौन कौन सी डिडक्शंस को लेस किया जा सकता है, इसके लिए भी जो अथॉरिटी है वो है FBR के पास। पावर टू मेक रूल्स, पॉइंट नंबर 18, यानी FBR के पास बेटा ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? रूल्स बना सकता है। रूल्स क्या है? सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, न्यू रूल बनाना है, कोई नया तरीकेकार बनाना है, उसकी अथॉरिटी भी क्या है? FBR के पास होती है। पॉइंट नंबर 19 है अप्रूवल ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वो होती है जो एग्जेम्पशन पर्पस के लिए, ठीक है, होती है। अगर कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जिसको किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एग्जेम्प्ट करार देना है तो उसकी अथॉरिटी भी क्या होती है? FBR के पास होती है। लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जिसमें माल एक्सपोर्ट पर्पस के लिए माल बन रहा है, तो FBR उसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एग्जेम्प्ट करार दे देगा कि उससे टैक्स नहीं कलेक्ट करेगा। वो कहेगा जो टैक्स का पैसा बनता है
वो भी क्या करो, इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करो ताकि ये इंडस्ट्री डेवलप हो सके। लास्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स। ठीक है, प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न्स, अभी इसके अंदर मैंने 20 पॉइंट करवाए हैं, तकरीबन बाकी पॉइंट्स जो है ना 21वां वो भी मैं बता देता हूँ। स्कीम फॉर टैक्स पेयर्स और प्रोसीजर ऑफ फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न को फाइल करने के लिए जो तरीकेकार है कि किस तरीके से रिटर्न फाइल करनी है, जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न है जो के अंडर सेक्शन 11 नॉर्मल जो रिटर्न्स होती हैं वो अंडर सेक्शन 114 और सब सेक्शन 1 के तहत फाइल की जाती है। रिटर्न अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसका तरीकेकार ये है कि उसने पूरे साल में 12 महीनों में जुलाई से लेके जून तक जितनी सैलरी ली होगी वो इकट्ठी करेगा, वो इसकी इनकम होगी, वही उसकी रिटर्न होगी, और उस पूरे साल में उसने जितने खर्चात किए होंगे वो इसके एक्सपेंडिचर्स होंगे। इसी तरह बिजनेस किया है तो 12 महीने में बिजनेस ने कितना माल परचेज किया, उसके अगेंस्ट कितना माल सेल किया, ये क्या होगी, ये बिजनेस की रिटर्न कहलाएगी। तो रिटर्न फर्निश करने के लिए तरीकेकार भी एफबीआर के पास है। फिर स्कीम्स फॉर टैक्स पेयर, एफबीआर टैक्स पेयर के लिए कई स्कीमें लेके आता है, जैसे एमनेस्टी स्कीम 2018 और 19। जो एमनेस्टी स्कीम है वो ये थी कि जिन लोगों ने अपने असासों को, अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया, एफबीआर ने उनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप इतना टैक्स दें और उन एसेट्स को क्या करें, डिक्लेयर करें। तो इसका मतलब है अगर 1 करोड़ है तो जैसे कि जो कैश था, जिसके पास 1 करोड़ कैश है वो 4% टैक्स देके 4 लाख टैक्स दे और वो 1 करोड़ उसका वाइट हो जाएगा। यानी इस तरह की स्कीमें एफबीआर लेके आता है और ये स्कीमें टैक्स पेयर के फायदे के लिए होती है। आई होप कि बेटा आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर को थोरली आप लोगों ने सुनना है और इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रेज होता है तो आप मेरे साथ वो डिस्कस कर सकते हैं। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।